गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो रिएक्शंस थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रिएक्शन से हमको स्टार्ट करना है। मैं अपना वीडियो ऑफ करके और आप लोग सुनिए और देखिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंड रिएक्शन में PCl5 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा मैं बता रही थी कि ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अकार्बनिक अणु है, जो कि जिसका की संरचना होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिड। इस तरह से त्रिभुज होता है और द्विपिरामिड का मतलब ये एक तल में उपस्थित है। यहाँ सेंटर में फॉस्फोरस होगा और यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट होगा, यहाँ क्लोरीन होगा, यहाँ क्लोरीन होगा। ये तीनों एक तल में होंगे और इस तल के ऊपर और नीचे की तरफ एक एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरीन एटम्स जो ट्रायंगल में प्रेजेंट हैं ये 120 डिग्री एंगल पे होते हैं और जो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं वो फॉस्फोरस के रेफरेंस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो जैसा कि केमिस्ट्री के बारे में, हमारे एलिमेंट्स के बारे में ये है कि जब एलिमेंट्स एक दूसरे को बहुत अधिकतम दूरी पर रखने की कोशिश करते हैं, तो अधिकतम दूरी पर रखने के लिए इन तीनों क्लोरीन्स के पास में कोई रास्ता नहीं होता, जबकि ये जो दो क्लोरीन्स हैं ये प्लेन से ऊपर और नीचे थोड़े से दूर होकर के, क्योंकि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हैं और प्लेन से थोड़ा ऊपर और नीचे खिसक जाते हैं। थोड़ा ये बंध जो है PCl5 में दो क्लोरीन का बंध जो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से हम हमेशा नोट करते हैं कि PCl5 तुरंत रिएक्ट करके PCl3 में और Cl2 में टूट जाता है, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो PCl5 है वो रिएक्ट करता है। यहाँ पर इसके दो क्लोरीन्स अलग प्रवृत्ति के होते हैं और बाकी तीन अलग प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये PCl5 से रिएक्शन करने के बाद में एक क्लोरीन जुड़ जाता है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे, POCl3 और उसके साथ में बनेगा HCl। क्योंकि अब दो OH समूह यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए एक PCl5 मॉलिक्यूल और यहाँ पर रिएक्ट करता है और दोनों OH यहाँ पर हट करके डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन जाता है। ये सेम रिएक्शन PBr3 Pi3 तीनों के साथ में होती है, लेकिन Pi3 के साथ में हम अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 3। Pi3 के साथ में ये रिएक्शन होने से जो डाई आयोडाइड बनता है वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, उसकी स्थायित्व की कमी होती है, जैसा कि और जो अस्थायी अणु होते हैं उन्हें हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये अस्थायी होता है और इसीलिए ये तुरंत आयोडीन, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये अस्थायी अणु है और ये आयोडीन और एथिलीन में बदल जाता है। इसका कारण इसमें आयोडीन परमाणु का बड़ा आकार होना है। आयोडीन परमाणु बड़े आकार के होने की वजह से दूसरे से रिपल्शन महसूस करते हैं और टुकड़े में टूट जाते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 4। यहाँ पर अभिक्रिया SOCl2 के साथ में दो OH हट करके डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन जाता है और SO2 गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रिएक्शन विथ HCl है, जिसमें HCl से अभिक्रिया करने पर हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट अभिक्रिया है। अगर हम ताप कम रखते हैं तो हम एक ही OH समूह Cl से प्रतिस्थापित होता है और जल अणु बाहर निकल जाता है। इसी तरह से हम दूसरी अभिक्रिया इस आगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एक और अणु HCl का यहाँ पर क्लोरीन से जोड़ता है और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो हमें डाइक्लोरो इथेन प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, जिसमें हम देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर
HNO3 के साथ अभिक्रिया, ताप और H2SO4 सिर्फ माध्यम है यहाँ पर, तो हमें डाई नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया नंबर 7, यहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहा है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, अगर एक अणु है तो CH2 OH और OH। यदि एक ही अणु है और हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उसको गर्म कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले पिछली क्लास में डिस्कस किया है, सांद्र H2SO4 अगर निर्जलीय है और गर्म किया जा रहा है तो उसका कार्य क्या है, उस मॉलिक्यूल में से जल के अणु को निकाल देना। तो यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। और ये रिंग क्योंकि अनस्टेबल है, ये तुरंत वापस से टूट करके हमें प्रोडक्ट दे देती है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा अणु लेते हैं तो जैसा आप अभिक्रिया में देख सक रहे हैं, ये 2 अणु हमने डायोल के लिए हैं। ये देखिए, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ये यहाँ पर 2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं जो यहाँ से होते हैं और हमें ये प्रोडक्ट डाइऑक्सेन प्रोडक्ट, इसे हम डाइऑक्सेन कहते हैं, ये हमें उत्पाद मिल जाता है। इसके आगे नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखें, अभिक्रिया नंबर 8, कार्बनिक अम्लों से अभिक्रिया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रयोगशाला में इन अल्कोहल्स का परीक्षण की भी एक विधि है, ये परीक्षण होता है इसमें। तो जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं तो H2SO4 का कार्य क्या है, यहाँ से जल के अणु को निकाल लेना। तो यहाँ से जल का अणु, एक यहाँ से हाइड्रोजन और OH यहाँ से निकल करके और ये हमें एसीटेट मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 OH समूह है इसलिए दोबारा ये अभिक्रिया होती है और हमें डाई एसीटेट मिलता है। ये हमारा लैब में किया जाने वाले परीक्षण भी है, जिसमें हम अल्कोहल लेते हैं, उसमें हम एसिटिक एसिड डालते हैं और कुछ बूंदें H2SO4 की डाल करके सांद्र की जब गर्म करते हैं तो हमें फलों जैसे गंध आने लगती है, फ्रूटी स्मेल। वो फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर की होती है। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं। किसी भी डाई बेसिक एसिड के साथ में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको दिखाई दे रही है। डाई बेसिक एसिड के साथ में, डाई बेसिक एसिड मीन्स जिसमें कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 अणु ग्लाइकॉल के इस कार्बोक्सिलिक एसिड C6H4COH इसके साथ में अभिक्रिया करते हैं, जल अणु बाहर निकल जाता है और हमें यहाँ पर जल अणु आपको दिखाई दे रहा है बनाया हुआ है, यहाँ HOH और यहाँ HOH यहाँ से निकल जाता है। जो हमें उत्पाद मिलता है वो ये दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक मटेरियल है, पॉलीमर है, जिसे हम टेरेलिन के नाम से जानते हैं, जिसके कि कपड़े बनते हैं। टेरेलिन का निर्माण इस तरह से किया जाता है। इसके आगे अब नेक्स्ट हम चलते हैं अभिक्रिया नंबर 10, कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करने पर 2 मॉलिक्यूल कंसनट्रेट H3PO3 के साथ में आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करते हैं और ये थोड़ा सा H2SO4 से कम सांद्र है, इसलिए ये इस मॉलिक्यूल में से एक ही जल का अणु बाहर निकलता है और हमें ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। इससे हमें एसिटल और कीटल मिलते हैं। डिपेंड करता है कि हमने जो अभिकर्मक है वो क्या लिया है, ग्लाइकॉल और उसके साथ में हमने ये लिया है एसिटल्डिहाइड, तो बनने वाला पदार्थ एसिटल होगा। अगर हम इसके साथ अभिक्रिया कराने के लिए कीटोन लेते हैं तो बनने वाला पदार्थ कीटल होगा।
जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अभिक्रिया में ये H+ का अर्थ यहाँ पर हमने सांद्र H2SO4 लिया है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ दोनों ये हाइड्रोजन को ले करके बाहर -H2O हो जाएगा और हमें जल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एसिड की उपस्थिति में हमें ये 2 ऑक्सीजन युक्त जो पदार्थ मिलता है, इन्हें हम साइक्लिक एसिटल कहते हैं, उत्पाद मिलता है। अगर हम एसिटल्डिहाइड की जगह एसीटोन काम में ले लें, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 उपस्थित है और हम गर्म कर रहे हैं, तो हमें जो उत्पाद मिलता है इसे हम कीटल कहते हैं, कीटल कहते हैं। अगली अभिक्रिया एसिटाइलेशन। ये अभिक्रिया OH समूह को प्रोटेक्ट करने वाली अभिक्रिया है। यदि हम कहीं पर किसी पदार्थ का संश्लेषण करना चाहते हैं और उसमें अल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित है, अल्कोहलिक समूह उपस्थित है, हम चाहते हैं कि वो अल्कोहलिक समूह अभिक्रिया ना करे, तो हम उस अल्कोहलिक समूह का एसिटाइलेशन करा देते हैं और उसको हम अभिक्रिया करने से, इस वाले समूह को हम अभिक्रिया करने से रोक सकते हैं। उसके लिए हम काम में लेते हैं एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों में से कुछ भी काम में लिया जा सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड अब रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में बैन किया जा चुका है, क्योंकि इसके द्वारा अफीम से हम ड्रग्स बना सकते हैं। तो आम आदमी इसे काम में लेने लगा था और ड्रग्स बनने लग गए थे, इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड को बैन कर दिया गया है। एसिटाइल क्लोराइड से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकल जाता है, जल का अणु नहीं, HCl मॉलिक्यूल एक बाहर निकलेगा, Cl यहाँ से और H यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें एस्टर प्राप्त होता है। अब क्योंकि 2 OH समूह है, इसलिए यह अभिक्रिया दोबारा भी हो सकती है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, सेम हम यहाँ पर उपस्थित है CH3COCl और अभिक्रिया होने से हमें डाइएस्टर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर। अब जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कई प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो तनु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं वो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया को किसी एक स्तर तक जाकर के छोड़ देते हैं, उससे आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जबकि जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो वो उस अभिक्रिया में अणु के टुकड़े करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड